इनकम मेथड शुरू करते हैं और ये पीडीएफ है पेज नंबर 7, पेज नंबर 77 इनकम मेथड। देखो इसको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो यहाँ से हम लोगों को करना है, क्योंकि बेसिकली हम इतना तो जान गए कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं, राइट। नेशनल इनकम कंप्यूट करने के वी हैव 3 मेथड्स, एक वैल्यू एडिशन, एक इनकम मेथड और एक एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जो मैंने आपको 4 एलिमेंट्स पढ़ाया, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन, मिक्स इनकम, इसी चीज़ों को ये क्लासिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आ जाओ 78 पेज पे, देखो क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस किसे बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस किसे बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज प्रॉफिट, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस कॉर्पोरेट सेविंग। इसका मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस इन पहले 3 का सम है, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर मुझे डायरेक्टली गिवन है, इसका मतलब हमें रेंट भी उसी में गिवन है, रॉयल्टी भी उसी में गिवन है, इंटरेस्ट भी उसी में गिवन है, प्रॉफिट्स भी उसी में गिवन है, ठीक है। क्लियर है? अब प्रॉफिट 4th पॉइंट के अंदर देखो कितने एलिमेंट्स हैं, बताओ जो हमने डिस्कस किया। प्रॉफिट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं है तो फिर डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है। रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं इसको, चाहे आप सेविंग बोल दो या रिटेन अर्निंग बोल दो, ठीक है। उसके बाद मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। मिक्स इनकम मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनकी मिक्स इनकम। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं, करें इसको। देखो ये पॉइंट क्या कहता है, इनकम ऑफ ओन अकाउंट वर्कर, जैसे कि फार्मर्स, डॉक्टर्स, बार्बर एटसेट्रा, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज लाइक स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर शॉप एटसेट्रा इज नोन एज मिक्स इनकम। They do not maintain proper accounts. They use their own resources like land, labor, etc. And as a result, it becomes difficult to classify their income among COE and OS. COE मतलब इसको हम या तो ये नहीं बोल सकते कंपनसेशन रिसीव कर रहे हैं, या हम ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं बोल सकते। तो इसको हम किस नाम से बोलते हैं? जो अपने खुद का काम करके बिजनेस इनकम जनरेट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्स इनकम। ये हमारा 5th एलिमेंट है। क्लियर? और मैंने आपको बता ही दिया कि जब हम इनकम मेथड का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूले से 5 एलिमेंट को हम जोड़ेंगे वो आएगा NDP एट FC आएगा। क्या आएगा? NDP FC। उसके बाद वही जो हमारे पास इंटरपोलेशन के फॉर्मूलेज हैं उससे हम निकाल देंगे, ठीक है। अब प्रिकॉशंस पे ध्यान देते हैं जो हमें न्यूमेरिकल करते टाइम ध्यान देना है। करें इसको। देखो पहला प्रिकॉशन, पहला है ट्रांसफ़र इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब बताओ ट्रांसफ़र इनकम क्या थी? ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ट्रांसफ़र अर्निंग्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, मतलब जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा, जिसके लिए आप कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे, उस इनकम, अगर ऐसी कोई इनकम हमें दी है तो वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। बिल्कुल, सेकंड हैंड मतलब वो जब फर्स्ट हैंड सेल हुई होगी तभी हमने उसकी इनकम में कैलकुलेट कर लिया होगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तीसरा प्रिकॉशन क्या कहता है? इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड, इसे फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं, इसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बताया था इसको हम गुड्स नहीं मानते, ठीक है। नेक्स्ट, विंडफॉल गेन्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे इसमें क्या क्या आता है? सडन इनकम आपकी हो गई, सपोज आपने लॉटरी खेला, आपने हॉर्स रेस खेला, है ना, जैसे करोड़पति में आप जीत के आ गए, तो ये आपकी सडन इनकम है, इसको हम नॉर्मल इनकम नहीं मानते, इसलिए इसको इनकम मेथड में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है।
इसी तरीके से इलीगल इनकम बाहर। नेक्स्ट, पेमेंट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड सेविंग आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे आपकी बैंक में सेविंग्स हैं, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर आपने कोई काम तो नहीं किया ना, बोलो, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि वो इनकम से है, बट उससे कोई हम रिसोर्स जनरेट नहीं कर रहे। क्लियर। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी नॉट इंक्लूडेड। आप बोलोगे सर टैक्स को इनकम तो होती ही नहीं। एक सप्लायर जो गुड्स हमें सेल कर रहा है, हमसे साथ में नॉर्मल अमाउंट ले रहा है प्लस जीएसटी ले रहा है, तो जो जीएसटी ले रहा है वो अपनी इनकम में नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उसको आगे गवर्नमेंट को पे करना होता है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट 8th पॉइंट देखो, करें इसको। इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट ऑन कैपिटल बोरोड इज इंक्लूडेड। ये ध्यान से देखो, इंटरेस्ट पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट ऑन कैपिटल बोरोड इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज कैपिटल इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। यहाँ पे मैंने एलिमेंट बताया था ना, इंटरेस्ट, थर्ड एलिमेंट, नोटबुक में देखो, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ये वही इंटरेस्ट है जिस प्रोड्यूसर ने अपने रिसोर्स के लिए क्या किया है, लोन लिया हुआ है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है। आगे इसमें लिखा है बट इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर ऑन कैपिटल बोरोड इज नॉट इंक्लूडेड। कंज्यूमर के एंगल से अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है, उसको हम नहीं लेंगे, एज कैपिटल इज यूज फॉर कंजम्पशन पर्पज। उससे वो अपनी खुद की इनकम या अपना खुद का फैक्टर जनरेट कर रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। प्रोड्यूसर ने लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेना है। कंज्यूमर ने लोन लिया हुआ है, नहीं लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नोट्स बना दें इसी नोटबुक में, तो इंटरेस्ट किसका लेना है बताओ, प्रोड्यूसर का। किसका नहीं लेना, कंज्यूमर का नहीं लेना। क्लियर हुआ इतना। आगे 9th पॉइंट पे आ जाओ, करें इसको। 9th पॉइंट क्या कहता है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट of owner occupied houses is included as house rendered services. Imputed value of rent of owner occupied houses is included. Imputed rent क्या होता है, क्लियर है। नेक्स्ट, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या कहता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स for self consumption by the producing unit will be included in national income as they are productive activities and value and add the flow of value on goods। बिल्कुल लेंगे। monetary value of production of goods and fixed assets, ये किस चीज में आ गया, जितनी भी असेट से आप इनकम जनरेट करोगे, ठीक है ना, और अगर आपने किसी असेट्स को सेल कर दोगे, असेट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट विड बी इंक्लूडेड, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अगर कोई आप बिजनेस का एसेट सेल्फ यूज के लिए यूज कर लेते हो, उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। लास्ट, इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। इसका मतलब, इसके अंदर पैरा क्या लिखा हुआ है, ओनर वर्क इन देयर ओन यूनिट बट डू नॉट चार्ज सैलरी। बिल्कुल सही बात है। ओनर प्रोवाइड फाइनेंस बट डू नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट, ये भी सही है। ओनर डू प्रोडक्शन इन देयर ओन बिल्डिंग बट डू नॉट चार्ज रेंट, ऑल्दो दे डू नॉट चार्ज रेंट येट द सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म, द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज मस्ट बी इंक्लूड। मतलब समझे आप, मतलब ये कह रहा है कि सेल्फ सर्विस में भी अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसको भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये किसके एंगल से है, प्रोड्यूसर के एंगल से है। आप कस्टमर थोड़ी हो, कस्टमर के एंगल से इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमें सारी प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है, तभी हम लोग न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है। अब करते हैं यहाँ से। ठीक है।